जरा सोचिए, एक तरफ एक वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया हो और वही इंसान चमत्कारों में भी गहरा विश्वास रखता हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। आज हम डॉक्टर यांग डेंगी की ही बात करने वाले हैं। चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता ये दोनों चीजें सिर्फ एक साथ मौजूद नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर यांग के जीवन में एक बहुत बड़ा रहस्य है, एक ऐसी बात जो उनकी सार्वजनिक छवि और उनके निजी जीवन को बिल्कुल अलग कर देती है। आइए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, एक तरफ एक कमाल के वैज्ञानिक, सोचकर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में येल यूनिवर्सिटी में दाखिला, 21 साल की उम्र तक दो पीएचडी और तो और नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन भी। अब दूसरी तरफ देखिए, वही इंसान एक रहस्यवादी, बचपन से ही आभा मंडल देख सकते थे, मतलब लोगों के आसपास का ऊर्जा क्षेत्र। 8 साल की उम्र में हवा में उठने का अनुभव किया, यहां तक कि उन्हें अपने पिछले जन्मों की बातें भी याद थीं। सवाल यही उठता है, ये दो अलग अलग दुनिया एक ही इंसान के अंदर कैसे हो सकती हैं? हाँ, यही वो सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी पूरी यात्रा को समझना पड़ेगा। एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्होंने इन दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश की। और इस रहस्य को सुलझाने की शुरुआत होती है उनके बचपन से, क्योंकि उनके लिए जो हमें अजीब या असाधारण लगता है वो उनकी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा था। पता है, उनके लिए ये सब कोई अलौकिक चीजें नहीं थीं। वो इन्हें वास्तविकता को समझने के लिए डेटा पॉइंट्स मानते थे। उनका तो जन्म ही एक चमत्कार से कम नहीं था। बचपन से ही लोगों का आभामंडल देख लेते थे, मतलब उनके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र। और जब वो 8-9 साल के थे तो अपने भाई के साथ खेलते खेलते वो अचानक जमीन से लगभग 120 सेंटीमीटर ऊपर हवा में तैरने लगे। सोच सकते हैं? लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए और विज्ञान की दुनिया में गहराई से उतरते गए, उनके व्यक्तिगत अनुभव उनकी वैज्ञानिक ट्रेनिंग से टकराने लगे, और यहीं से उनकी जिंदगी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आए। एक किस्सा सुनिए। जब वो लगभग 20 साल के थे, न्यूयॉर्क के एक किताबों की दुकान में थे। वहां उन्होंने भारतीय संत रमण महर्षि की एक किताब उठाई, और उस किताब को हाथ में लेते ही उन्हें एक अजीब सा गहरा सा जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे जैसे वो सदियों बाद अपने गुरु से मिल रहे हों। और ये तो बस शुरुआत थी। एक बार वो प्लेटफॉर्म सूत्र पढ़ रहे थे और अचानक उन्हें शरीर से बाहर होने का अनुभव हुआ। उनकी चेतना पहले उनके शरीर से निकलकर कमरे में फैली, फिर पूरे शहर में और आखिर में पूरे ब्रह्मांड में। और उस पल उन्हें एकदम साफ हो गया कि ये जो दुनिया हमें ठोस लगती है, ये असल में हमारे मन का ही एक प्रक्षेपण है। बस उस एक अनुभव ने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। आप देखिए, एक वैज्ञानिक के तौर पर तो उन्हें इन सब अनुभवों को खारिज कर देना चाहिए था, है ना? लेकिन ये इतने वास्तविक थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। यहां तक कि सम्मोहन के दौरान उन्होंने अपना पिछला जन्म देखा, जिसमें वो ब्राजील में एक जेसुइट पादरी थे। एक वैज्ञानिक जो पश्चिमी चिकित्सा और विज्ञान में प्रशिक्षित हुआ है, जहां इन चीजों की कोई जगह नहीं, उसके लिए ये अनुभव आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। और यहीं से उनके एक नए सफर की शुरुआत हुई। तो उन सभी अनुभवों ने मिलकर उन्हें एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी सोच की तरफ बढ़ाया। एक ऐसी सोच जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के फासले को कम करती है। और उनकी सबसे बड़ी समझ यही थी। उन्होंने कहा, हम सब यही सोचते हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है ये असली है और हमारी चेतना बस इस दिमाग का एक प्रोडक्ट है। लेकिन डॉक्टर यांग ने इसे बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर चेतना ही सबसे मौलिक वास्तविकता हो, और ये जो पूरी भौतिक दुनिया है ये उसी चेतना का एक प्रक्षेपण हो, एक परछाई हो। इसको समझने के लिए वो एक फिल्म का उदाहरण देते हैं। सोचिए, हम फिल्म देखने जाते हैं और कहानी में इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम तो बस दर्शक हैं जो कुर्सी पर बैठकर सब देख रहे हैं। हमें लगने लगता है कि हम ही वो अभिनेता हैं, पर्दे पर मौजूद किरदार हैं। बिल्कुल यही हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये दुनिया एक प्रक्षेपण है, एक फिल्म जैसी है, तो इस भ्रम से जागा कैसे जाए? डॉक्टर यांग इसके लिए दो बहुत ही सरल लेकिन उतने ही शक्तिशाली तरीके बताते हैं। पहला कदम है स्वीकृति। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उस पल में उसको हाँ कहना, बिना किसी विरोध के। इससे फालतू की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। दूसरा कदम है आत्म पूछताछ। जब भी कोई विचार या भावना आए तो बार बार खुद से पूछना है, मैं कौन हूं? इससे धीरे धीरे ये पता चलता है कि हम जिस मैं से खुद को जोड़ते हैं, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा अहंकार, उसकी कोई ठोस नींव नहीं है।
और ये दोनों अभ्यास जब साथ में किए जाते हैं तो वो हमें हमारे असली स्वरूप की तरफ वापस ले जाते हैं। तो इस पूरी यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? एक वैज्ञानिक से शुरू होकर एक दार्शनिक बनने तक का यह सफर एक बहुत ही हैरान करने वाले लेकिन उतने ही शक्तिशाली निष्कर्ष पर आकर रुकता है। और वो निष्कर्ष ये है कि इतनी भागदौड़ के बाद, इतनी खोज के बाद आखिर में पता चलता है कि हम जिस जवाब को बाहर ढूंढ रहे थे वो जवाब तो हम खुद ही हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही था। उनके हिसाब से असली चमत्कार कोई अलौकिक घटना नहीं है, बल्कि हमारी प्राकृतिक अवस्था ही चमत्कार है। ये जो हम रोज की जिंदगी में संघर्ष करते हैं, दुखी रहते हैं, ये सब तो अप्राकृतिक है। मतलब हम टूटे हुए नहीं हैं जिसे जोड़ने की जरूरत है। हम पहले से ही पूर्ण हैं, बस हम भूल गए हैं कि हम असल में हैं कौन। हमारा असली स्वरूप क्या है? वो है पूर्णता, शाश्वत प्रेम, आनंद, शांति। ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जिन्हें हमें कहीं से हासिल करना है। ये तो हमारा मूल स्वभाव है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। हमें बस उन्हें याद करना है, उन्हें फिर से खोजना है। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर चमत्कार हमारी प्राकृतिक अवस्था है तो हम उसकी जगह क्या चुन रहे हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या चुन रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि हमें क्या पाना है, सवाल ये है कि हम उस असलियत को, उस सच्चाई को अनुभव करने के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं जो हमेशा से यहां मौजूद है।